6 नवंबर 1976 हरियाणा का एक गांव। सुबह के करीब 3 बजे। सारे गांव वाले फौरन बाहर आ जाएं, कोई भी अपने घर में नहीं छिपेगा। गांव के सभी पुरुष तुरंत अपने अपने घरों से बाहर निकलें। कुछ लोग घर से बाहर आए। अरे इतनी रात को कौन आ गया? कुछ लोगों ने डर से दरवाजे बंद कर लिए। पता नहीं क्यों पुलिस वाले आए हैं। और कुछ लोग रात के उस अंधेरे में खेतों की तरफ भागने लगे। आखिर ये सब चल क्या रहा था? जो लोग बाहर आए उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाने लगा। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी रात को इन्हें यहां क्यों बुलाया गया है। आखिर 6 नवंबर 1976 की उस रात इन गांव वालों के साथ हुआ क्या था? मैं इस वक्त साल 1976 की एक खौफनाक और धुंध भरी रात में खड़ा हूं। मेरे पीछे आप जो सन्नाटा देख रहे हैं वो शांति नहीं बल्कि दहशत है। एक ऐसी दहशत जिसने देश के करोड़ों पुरुषों को अपने ही घरों में कैदी बना दिया था। एक ऐसा दौर जब स्कूल के मास्टर, पुलिस वाले और दलाल लोगों को जानवरों की तरह हाँक कर कैंपों की तरफ ले जा रहे थे। इतिहास की किताबें अक्सर सीमाओं पर लड़े गए युद्धों की बात करती हैं, लेकिन साल 1976 का हिंदुस्तान एक ऐसे क्रूर युद्ध का गवाह बना जो किसी सीमा पर नहीं बल्कि अपने देश के अंदर ही अपने ही देश के नागरिकों के अपने ही जिस्मों पर लड़ा गया था। नाजी जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने जितने लोगों पर मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे कहीं ज्यादा बड़ा मेडिकल क्राइम साल 1976 में आजाद हिंदुस्तान की सड़कों पर हुआ था। एक ऐसा जुर्म जिसके पीछे वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड बैंक के कमरों में बैठी विदेशी ताकतों का हाथ था। पैसों की ब्लैकमेलिंग और दिल्ली की सत्ता की वो जिद जिसने सिर्फ 12 महीनों में 2000 से ज्यादा निर्दोषों को तड़पा के मार डाला। आखिर क्या था वो नसबंदी कांड जिसने आधी रात को गांव के मर्दों को खेतों में सोने पर मजबूर कर दिया? चलिए टाइम ट्रेवल करते हैं साल 1976 के उस खौफ के साम्राज्य में। इसकी नींव 9 साल पहले ही रखी जा चुकी थी, यानी सन 1965 में यह कहानी शुरू होती है जब हिंदुस्तान अपनी आजादी के मात्र 18 साल पूरे कर रहा था। देश अभी अभी 2 बड़े युद्धों की मार झेल चुका था और इसी बीच कुदरत ने भारत पर सबसे बड़ा वार किया। देश में ऐसा भयंकर अकाल पड़ा कि खेतों की मिट्टी पत्थर बन गई और करोड़ों भारतीयों के घरों के चूल्हे बुझ गए। भूख से बिलखते इस देश के पास अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में भारत ने हाथ फैलाया दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के आगे। अमेरिका उस समय एक कानून लेकर के आया था
जिसे कहा गया PL 480 यानी पब्लिक लॉ 480। इसे फूड फॉर पीस भी कहा जाता था। इसके तहत अमेरिका उन गरीब देशों को बेहद सस्ते दामों पर या मदद के तौर पर अनाज भेजता था जो भुखमरी की कगार पर थे। हिंदुस्तान के लिए ये PL 480 अनाज कोई तोहफा नहीं बल्कि करोड़ों जिंदगियों की आखिरी उम्मीद थी। लेकिन वाशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें दया नहीं बल्कि भारत पर पूरा नियंत्रण चाहिए था। जॉनसन ने भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की स्वतंत्र विदेश नीति को झुकाने के लिए अनाज को एक हथियार बना लिया। राष्ट्रपति जॉनसन ने भारत के लिए एक बेहद क्रूर नियम लागू किया जिसे इतिहास में शिप टू माउथ कहा जाता है। इसका मतलब था कि अमेरिका एक साथ भारत को महीनों का अनाज नहीं भेजेगा। अमेरिका का एक समुद्री जहाज भारत के बंदरगाह पर पहुंचता था। उस अनाज को सीधे भूखे लोगों के मुंह तक पहुंचाया जाता और जब तक हिंदुस्तान अमेरिका की सारी शर्तें नहीं मान लेता तब तक वाशिंगटन से दूसरे जहाज को हरी झंडी नहीं दी जाती थी। भारत को हर एक निवाले के लिए अमेरिका के सामने घुटनों पर रखा गया था। आखिर क्या थी वो शर्त जिसके लिए अमेरिका ने करोड़ों भारतीयों को भूखा मारने की धमकी दी थी? व्हाइट हाउस के डिक्लासिफाइड सीक्रेट दस्तावेज बताते हैं कि राष्ट्रपति जॉनसन का मानना था कि भारत की गरीबी और भुखमरी का असली कारण उसकी बढ़ती हुई आबादी है। अमेरिका ने साफ कह दिया, अगर हिंदुस्तान को PL 480 के तहत अनाज की अगली खेप चाहिए तो उसे अपनी जन्म दर को जबरन नीचे लाना होगा। देश में बड़े पैमाने पर आबादी नियंत्रण और नसबंदी के अभियानों को शुरू करना होगा। एक संप्रभु और आजाद देश के आत्मसम्मान पर इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता था। भोजन के बदले जिस्म की आहुति, यही वो पहली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी थी जिसने भारत की सत्ता के दिमाग में जबरन आबादी को रोकने का वो खौफनाक बीज बो दिया जो आगे चलकर साल 1976 में एक ऐसा नरसंहार बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। साल 1972, 3 साल पहले दुनिया के बंद कमरों में हिंदुस्तान की आबादी को काबू करने के लिए एक नया चक्रव्यूह रचा जा रहा था। वर्ल्ड बैंक और स्वीडन की सरकारी संस्था सिडा ने भारत सरकार के सामने नसबंदी के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए $66 मिलियन यानी करीब $6.5 करोड़ के भारी भरकम लोन का लालच थमा दिया। लेकिन इस मदद की आड़ में पश्चिमी देशों की लॉबी का एक परोक्ष और क्रूर दबाव छिपा था। वाशिंगटन और यूरोप से साफ इशारा था, लोन का पैसा तभी जारी होगा जब भारत सरकार कागजी प्रचार छोड़कर जमीनी स्तर पर कड़े और दमनकारी कानून लागू करेगी। विदेशी पैसों की इस भूख ने हिंदुस्तान के लोकतंत्र को एक ऐसी अंधी दौड़ में धकेल दिया जहां इंसानों को सिर्फ एक नंबर और टारगेट समझ लिया गया। प्रेस बंद कर दीजिए। आज रात से कोई अखबार बिना सरकारी मंजूरी के नहीं छपेगा। तारीख 25 जून 1975, आधी रात का वक्त। पूरा हिंदुस्तान सो रहा था। तब दिल्ली के रायसीना हिल्स पर आजाद भारत के इतिहास की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। राष्ट्रपति के दस्तखत होते ही पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। सुबह की सूरज की किरणें और रोशनी नहीं बल्कि एक गहरा सन्नाटा लेकर आई। एक ऐसा सन्नाटा जिसने देश के नागरिकों से उनके जीने का अधिकार, उनके मौलिक अधिकार एक झटके में छीन लिए। बिना किसी वारंट के गिरफ्तारियां शुरू हो गई और अदालतों के दरवाजों पर ताले लटका दिए गए।
लेकिन इस तानाशाही का सबसे पहला वार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस पर हुआ। अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई और रातों रात सेंसरशिप का वो काला पहरा लागू कर दिया गया, जहां सरकार की मर्जी के बिना एक शब्द भी छापना गुनाह बन चुका था। सच का गला घोंट दिया गया था। और इसी बंद कमरों की काली स्याही के पीछे जन्म ले रहा था जुल्म का वो अगला अध्याय, जो सीधे इंसानों के जिस्म पर वार करने वाला था। अगर देश को बदलना है तो सिर्फ बातें करने से नहीं, फैसले लेने पड़ेंगे। इमरजेंसी के 9 महीने बीत चुके थे और दिल्ली के सत्ता के गलियारों में एक ऐसी ताकत मजबूत हो चुकी थी जिसके पास कोई सरकारी पद नहीं था, ना कोई संवैधानिक अधिकार। नाम संजय गांधी, काम देश की व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बदलने की कोशिश। इतिहास में इन्हें एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यानी संविधान से ऊपर बैठी ताकत कहा गया। इनके एक इशारे पर देश के मुख्यमंत्री लाइन में खड़े होते थे और बड़े बड़े IAS अफसर कांपते थे। संजय गांधी ने जो अपना मशहूर 5 पॉइंट प्रोग्राम रखा था, इस मार्च के महीने में रातों रात नसबंदी को हिंदुस्तान का नंबर 1 राष्ट्रीय एजेंडा घोषित कर दिया गया। लेकिन जनवरी 1976 में जब दिल्ली के बंद कमरों में पहली बार जबरन नसबंदी की सुगबुगाहट शुरू हुई, तो देश के सीनियर IAS अधिकारियों ने सीधे प्रधानमंत्री को एक लिखित चेतावनी भेज दी। अफसरों ने आगाह किया था कि अगर जनता के शरीरों पर बल प्रयोग हुआ तो देश में क्रांति की आग सुलग उठेगी। हेल्थ और प्लानिंग सेक्रेटरी, ये वो नौकरशाह थे जो जमीनी हकीकत जानते थे। उस गुप्त चेतावनी के खौफ से केंद्र सरकार ने सीधे खुद बदनाम होने की बजाय एक बेहद शातिर चालाकी की। तारीख 16 अप्रैल 1976। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर करण सिंह ने देश की पहली आधिकारिक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कर दी। इस नीति में केंद्र ने खुद तो कोई कड़ा कानून नहीं बनाया, लेकिन चालाकी से देश के राज्यों को ये खुली छूट दे दी कि वे अपने स्तर पर जबरन नसबंदी का कानून पास कर सकते हैं। यानी बंदूक दिल्ली की सत्ता की थी, लेकिन कंधा राज्यों का इस्तेमाल होने जा रहा था। केंद्र सरकार ने खुद को पाक साफ बचाकर तानाशाही का पूरा दारोमदार राज्यों की मशीनरी पर छोड़ दिया था। और इसी चोर रास्ते के खुलते ही अप्रैल 1976 के मध्य तक आते आते पूरे हिंदुस्तान को एक खौफनाक टारगेट राज के दलदल में धकेल दिया गया। सरकारी मशीनरी को कसाई बना दिया गया था और इसी सनक के साथ शुरुआत हुई आजाद भारत के सबसे क्रूर और काले अध्याय की। टारगेट राज का मतलब था ऊपर से तय किया गया एक नंबर, जिसे हर जिले और हर अफसर को किसी भी कीमत पर पूरा करना था। ऊपर बैठे अफसर एक लक्ष्य तय करते थे और नीचे बैठे अफसरों को हर हाल में उतने लोगों की नसबंदी करानी होती थी। दिल्ली से निकले इस मौखिक हुक्म के बाद राज्यों के मुख्यमंत्रियों में नसबंदी का अंधा कोटा पूरा करने की एक पागलपन भरी होड़ शुरू हो गई। चापलूसी की इंतहा देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने आधिकारिक कोटे को रातों रात 4 लाख से बढ़ाकर सीधे 15 लाख कर दिया है। अफसरों के हाथ में डंडा थमा दिया गया था और अब आम आदमी की गर्दन सत्ता के शिकंजे में थी। पुलिस कांस्टेबल और तहसील के क्लर्कों को लिखित आदेश मिला कि अगर वो महीने में 5-10 नसबंदी के केस नहीं लाएंगे तो उनकी नौकरी अस्थायी कर दी जाएगी, उनका ट्रांसफर सैकड़ों किलोमीटर दूर कर दिया जाएगा। 16 अप्रैल 1976 को नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के ऐलान के बाद इस नीति का दबाव अब दिल्ली की गलियों तक पहुंच चुका था। तुर्कमान गेट में एक तरफ बस्तियों और मकानों को हटाने की कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ नसबंदी अभियान का दबाव लोगों के डर को और बढ़ा रहा था। 18 अप्रैल तक तनाव लगातार बढ़ चुका था और फिर 19 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट की गलियों में विरोध ने हिंसक रूप ले लिया। बुलडोजरों के सामने खड़ी भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज, आंसू गैस और आखिरकार गोलीबारी की।
कितने लोग मारे गए इस पर सरकारी रिकॉर्ड और बाद की गवाहियों में आज भी फर्क मिलता है, लेकिन इतना तय था, तुर्कमान गेट उस दौर की सबसे भयावह सरकारी कार्रवाइयों में बदल चुका था। और इसके बाद इस घटना की खबरों पर सेंसरशिप का पहरा बिठा दिया गया, सच को अखबारों के पन्नों तक पहुंचने से रोक दिया गया। लेकिन सत्ता को शायद अंदाजा नहीं था कि दबाई गई ये कहानी अब दिल्ली की गलियों से निकलकर मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंचने वाली थी। अरे बांगड़ू, एक पान तो खिला दे। दादा बाहर गया तो सामान गायब। मैं इस वक्त मौजूद हूं कालजयी गायक किशोर कुमार के घर और अभी सरकार का एक फैसला आया है। तारीख थी 4 मई 1976। इमरजेंसी के दौरान सरकार फिल्म इंडस्ट्री से अपने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार में सहयोग चाहती थी। इसके लिए फिल्म कलाकारों और निर्माताओं से संपर्क किया जा रहा था, लेकिन किशोर कुमार ने सरकार के इस कार्यक्रम में सहयोग करने से इनकार कर दिया। सरकारी अधिकारियों ने इन्हें सहयोग न करने वाला कलाकार माना और फिर कार्रवाई शुरू हुई। 4 मई 1976 को ऑल इंडिया रेडियो पर किशोर कुमार के गानों के प्रसारण पर रोक लगा दी गई। अगले दिन 5 मई को दूरदर्शन पर भी उनकी आवाज बंद कर दी गई। उनके रिकॉर्ड रेडियो और टेलीविजन केंद्रों की निगरानी में रखने के निर्देश दिए गए। बात यही नहीं रुकी, उनकी फिल्मों की सूची तैयार करने और उनके रिकॉर्ड की बिक्री रोकने की कोशिश भी शुरू हुई। शाह कमीशन के सामने बाद में यह बात सामने आई कि इस कार्रवाई का असर सिर्फ किशोर कुमार तक सीमित नहीं था, यह दूसरे फिल्म निर्माताओं और कलाकारों पर भी दबाव बनाने का एक तरीका बन गया था। यानी इमरजेंसी में सरकार से असहमति की कीमत अब सिर्फ अखबारों को नहीं चुकानी पड़ रही थी, एक गायक की आवाज भी सरकारी आदेश से रेडियो और टेलीविजन से गायब की जा सकती थी। विपक्ष के सबसे आक्रामक नेताओं में से एक जॉर्ज फर्नांडिस उस समय भूमिगत होकर इंदिरा सरकार के खिलाफ बगावत का नेतृत्व कर रहे थे। पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। जॉर्ज फर्नांडिस का पता उगलवाने के लिए पुलिस ने उनके भाई लॉरेंस फर्नांडिस को बेंगलुरु से गैर कानूनी तरीके से उठा लिया। कस्टडी में उन्हें बेरहमी से पीटा गया और मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। उन्हें जेल के भीतर जबरन नसबंदी करने की धमकी भी दी गई थी। लॉरेंस फर्नांडिस ने बाद में शाह कमीशन के सामने अपनी गवाही में कस्टडी और पुलिस अत्याचारों के बारे में बताया था। लेकिन अब नसबंदी सिर्फ ऊपर से दिया गया लक्ष्य नहीं रह गई थी। 15 मई 1976 को दिल्ली प्रशासन ने एक औपचारिक आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत दिल्ली पुलिस शिक्षकों और अलग अलग सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए नसबंदी के लक्ष्य तय किए गए। अब सरकारी कर्मचारी सिर्फ आदेश मानने वाले नहीं थे, उन्हें अपने अपने हिस्से के केस भी लाने थे। यानी टारगेट राज अब कागज से निकलकर सीधे सरकारी कर्मचारियों की नौकरी और रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुकी थी। और जब लक्ष्य पूरा करने का दबाव नीचे तक पहुंचा, तो आम आदमी तक पहुंचने के लिए सरकारी मशीनरी खुद मैदान में उतर गई। जून जुलाई 1976 तक नसबंदी की शर्तें गरीबों के छत तक पहुंच गई थी। उनकी सबसे बुनियादी जरूरत एक घर को भी नसबंदी के अभियान से जोड़ दिया गया था। दिल्ली में जगमोहन के नेतृत्व में डीडीए के पुनर्वास अभियान के तहत गरीब परिवारों को नई जगह बसाया जा रहा था। मंगोलपुरी और खिचड़ीपुर जैसी पुनर्वास बस्तियों में जिन लोगों के घर उजाड़े गए थे, उनके सामने अब एक नई शर्त रखी जा रही थी। पुनर्वास का प्लॉट चाहिए तो नसबंदी का सर्टिफिकेट दिखाइए। यानी जिस परिवार के पास पहले ही अपना घर नहीं था, उसके लिए अब छत पाने का रास्ता उसके अपने शरीर से होकर गुजर रहा था। गरीब के सामने चुनाव क्या था? एक तरफ घर, दूसरी तरफ अपनी मर्जी। और सत्ता की इस व्यवस्था में दोनों में से एक को चुनना था। इधर राशन की दुकानों पर बिना नसबंदी कार्ड के चीनी और मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है। नसबंदी कार्ड के बिना अस्पतालों में मुफ्त डिलीवरी की सुविधा भी रोक दी गई।
रिक्शा और तागा चालकों के लाइसेंस भी नसबंदी के सर्टिफिकेट के बिना रिन्यू नहीं किए जाते थे। अपनी नौकरी बचाने के लिए लोग अब दलालों के पास जाने लगे हैं और ये दलाल चंद रुपयों के बदले बेघर मजदूरों और रिक्शा वालों को नसबंदी कैंपों तक ले जाने लगे। नसबंदी के बढ़ते टारगेट ने इन दलालों के लिए एक नया रास्ता खोज दिया था। जिस कर्मचारी पर ऊपर से केस लाने का दबाव था, उसके लिए दलाल उन लोगों को तलाश कर लाते थे जिन्हें कुछ रुपयों की जरूरत होती थी। गरीबी और मजबूरी अब इस पूरे तंत्र का हिस्सा बन चुकी थी। एक तरफ नौकरी और टारगेट बचाने की मजबूरी और दूसरी तरफ चंद रुपयों के लिए अपने शरीर पर होने वाले फैसले को स्वीकार करने की मजबूरी। इस तरह नसबंदी का यह अभियान मजबूरी और लालच का एक नेटवर्क बन गया। रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट पकड़े जाने वाले गरीबों को नसबंदी वैन में बिठा दिया जाता। वहीं सरकारी बैंकों या LIC से बिजनेस या घर के लिए लोन लेने वालों से नसबंदी का सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा। कुछ राज्यों जैसे हरियाणा और राजस्थान के जिला कलेक्टरों ने टारगेट पूरा करने के लिए एक अजीब तरकीब निकाली। जो पुरुष नसबंदी करवाता था उसे एक लॉटरी टिकट दिया जाता था। इस लॉटरी का बम्पर प्राइज होता था एक बजाज चेतक स्कूटर या एक ट्रांजिस्टर रेडियो। लोग अपनी गरीबी और मजबूरी में इस लॉटरी के चक्कर में भी अपनी गरिमा दांव पर लगा देते थे। कुछ लोगों को नसबंदी करने के बदले बंदूक की लाइसेंस का लालच दिया गया। गांवों में, खासकर पश्चिमी यूपी और हरियाणा में, रेडियो से ज्यादा क्रेज शुद्ध देशी घी का था। इसलिए वहां नसबंदी कराने वालों को 5 किलो शुद्ध देशी घी दिया जाता था। गरीबी इतनी थी कि कई मजदूरों ने सिर्फ उस घी के डब्बे के लिए अपनी नसबंदी करवा ली ताकि उनके बच्चे कुछ दिन अच्छा खाना खा सके। महाराष्ट्र की विधानसभा ने एक ऐसा विधेयक पास किया जिसमें 3 बच्चे होने के बाद नसबंदी को जरूरी कर दिया गया और जो ये नहीं करता उसके लिए 6 महीने की सजा का प्रावधान भी रखा गया। लेकिन ये कभी कानून नहीं बन सका। राष्ट्रपति की मंजूरी और बाकी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही 1977 में चुनाव की घोषणा हो गई और ये कानून नहीं पास हो पाया। अप्रैल 1976 में तुर्कमान गेट पर जो कुछ हुआ था उसका डर आने वाले महीनों तक बना रहा। जबरन नसबंदी और झुग्गियां हटाने के विरोध में पुलिस की फायरिंग हुई। कई लोगों की जान चली गई। इसके बाद लोगों के बीच यह बात फैलने लगी कि बुलडोजरों ने सिर्फ घर और दुकानें नहीं तोड़ी बल्कि मलबे में दबे लोगों को भी नहीं बख्शा था। कहा जाने लगा कि कई घायल और मरे हुए लोग भी उसी मलबे के नीचे दबा दिए गए। क्या सच था और कितने लोग मारे गए, इसे लेकर आज भी अलग अलग दावे मिलते हैं। लेकिन उस वक्त तुर्कमान गेट का नाम ही लोगों के डर का दूसरा नाम बन चुका था। 18 अक्टूबर 1976 को जिला प्रशासन द्वारा बुजुर्गों और अविवाहित युवाओं को भी जबरन नसबंदी कैंपों में घसीटे जाने के विरोध में मुजफ्फरनगर के खालापार में हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। जनता के विरोध को कुचलने के लिए पुलिस ने फायरिंग कर दी। सरकारी आंकड़ों में कुछ और, लेकिन असल में 50 से अधिक लोग मारे गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मुजफ्फरनगर का इलाका विपक्ष के कद्दावर नेता चौधरी चरण सिंह का मजबूत राजनीतिक गढ़ था। खालापार की घटना की खबर जब जेल में बंद चौधरी चरण सिंह तक पहुंची तो उन्होंने अपने भूमिगत कार्यकर्ताओं के जरिए तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ND तिवारी तक संदेश पहुंचाया और चेतावनी दी कि जनता के शरीर पर किया जा रहा यह हमला कांग्रेस के लिए भारी राजनीतिक नुकसान साबित होगा।
चरण सिंह की इसी रणनीति के कारण पश्चिमी यूपी के जाटों और मुस्लिमों ने एकजुट होकर के नसबंदी का ऐतिहासिक जमीनी विरोध किया। किशोर कुमार के साथ जो हुआ था उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री समझ चुकी थी कि सरकार से टकराने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। सरकार के कार्यक्रमों में बड़े कलाकारों की मौजूदगी अब सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं रह गई थी, ये दबाव का हिस्सा बन चुकी थी। इसी दबाव के बीच मोहम्मद रफी भी किशोर कुमार के लिए सरकार तक अपनी बात पहुंचाने दिल्ली पहुंचे। वो संजय गांधी से मिले और किशोर कुमार पर लगा प्रतिबंध हटाने की अपील की। मोहम्मद रफी ने यहां तक कहा कि अगर सरकार चाहे तो वो खुद 10 कार्यक्रमों में गाने के लिए तैयार है। लेकिन मोहम्मद रफी की इस कोशिश के बावजूद सरकार ने तुरंत अपना फैसला नहीं बदला। किशोर कुमार पर लगा प्रतिबंध जारी रहा और दबाव सिर्फ कलाकारों तक ही नहीं था, फिल्मों पर भी सरकार की पूरी नजर थी। इमरजेंसी के दौरान गुलजार की फिल्म आंधी पर भी रोक लगा दी गई थी। बाद में फिल्म को दोबारा रिलीज करने की अनुमति देने से पहले उसमें कुछ बदलाव करवाए गए। इन बदलावों में एक नया दृश्य भी था जिसमें आरती देवी इंदिरा गांधी की तस्वीर को अपना आदर्श बताती दिखाई दी। इमरजेंसी के दौरान विदेशी पत्रकारों पर भी सरकार की कड़ी नजर थी। उन्हें क्या लिखना है और क्या दिखाना है इस पर भी रोक थी। यह सुनने को भी मिलता है कि नसबंदी कैंपों के 5 किलोमीटर दायरे में विदेशी पत्रकारों को कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं थी और अगर कोई इसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करता तो उसे देश से बाहर भेज दिया जाता। बीबीसी के पत्रकार मार्क टली ने सरकारी पाबंदियों को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। यानी इमरजेंसी में सरकार सिर्फ देश के लोगों की आवाज नहीं, बाहर की दुनिया तक पहुंचने वाली खबरों को भी रोकना चाहती थी। नवंबर 1976। मैं इस वक्त हरियाणा के उटावड़ गांव में खड़ा हूं। रात के करीब 3 बजे हैं और लोग अपने घरों में सो रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में एक ऐसी आफत उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है जो पूरे गांव को हिला देने वाली थी। अचानक गांव के चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां आकर रुकने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव पुलिस के घेरे में था। फिर लाउड स्पीकर पर आवाज गूंजी, गांव के सारे पुरुष अपने घर से बाहर निकलें। पता नहीं क्यों पुलिस वाले आए हैं। या अल्लाह, इतनी रात को कौन आ गया? कहीं नींद से जागे लोग बाहर निकले, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। अरे इतनी रात को कौन आ गया? एक एक करके गांव के पुरुषों को स्कूल की तरफ ले जाया जाने लगा। स्कूल में देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। इनमें जवान लड़के भी थे, बुजुर्ग भी और ऐसे कुंवारे युवक भी जिनकी ना तो शादी हुई थी ना तो बच्चे। बाहर पुलिस का पहरा था और अंदर लोग अपने अपने घरों और परिवारों के बारे में सोचकर परेशान थे। सुबह होने लगी और फिर इन लोगों को सरकारी गाड़ियों में भरकर वहां से ले जाया जाने लगा। किसी को ठीक से नहीं बताया जा रहा था कि उन्हें कहां ले जाया जा रहा है। गाड़ियों का काफिला गांव से बाहर निकला और उन्हें नसबंदी कैंपों तक ले जाया गया। उस दिन उटावड़ के सैकड़ों पुरुष इस अभियान की चपेट में आए। बाद के रिकॉर्ड और गवाहियों में इस गांव से करीब 800 पुरुषों की नसबंदी किए जाने की बात सामने आती है। हमारा तो वंश ही खत्म कर दिया रे। नसबंदी के डर ने गांव में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया था। सरकारी गाड़ी देखकर लोग डर जाते। कई जगहों पर लोग पुलिस और नसबंदी टीमों से बचने के लिए खेतों और जंगलों में छिपने लगे। यह डर इतना बढ़ गया था
कि बच्चों को दी जाने वाली दवाइयों और टीकों को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। लोगों को डर था कि बच्चों को दी जा रही दवा उन्हें आगे चलकर बच्चा पैदा करने लायक नहीं रहने देगी। इन दादियों का अपना अलग ही काम था। जैसे ही कोई नसबंदी की गाड़ी दिखाई देती, ये पीतल की थालियां बजाकर गांव के युवकों को आगाह कर देती। सरकारी जीप आ गई रे, छोरा न खबर कर दे। कुछ गांवों में नसबंदी कराने वालों के सामाजिक बहिष्कार की भी बातें होने लगी थी। नाई और धोबी ऐसे लोगों की सेवा करने से इनकार कर देते थे ताकि कोई लालच में आकर नसबंदी न कराए। अखबारों पर सेंसरशिप थी और सरकारी रेडियो पर भी वही खबरें सुनाई देती थीं जिन्हें सरकार दिखाना चाहती थी। ऐसे में कई लोग रात में रेडियो की आवाज धीमी करके बीबीसी सुनते थे। वहां से उन्हें देश में हो रही उन घटनाओं की खबर मिलती थी जिनकी पूरी तस्वीर उन्हें अपने अखबारों और सरकारी रेडियो से नहीं मिल रही थी। और उस आवाज को सुनने वालों के लिए मार्क टली का नाम धीरे धीरे भरोसे का नाम बन गया था। डॉक्टर्स पर लक्ष्य पूरा करने का भारी दबाव था और नसबंदी के ये कैंप धीरे धीरे इंसानी इलाज से ज्यादा एक असेंबली लाइन जैसे दिखने लगे। कुछ जगहों पर हालात इतने बदतर थे कि पुरुषों को बेंच पर लिटाकर बिना एनेस्थीसिया के ही ऑपरेशन कर दिया जाता। अरे बाप रे! कैंपों में साफ सफाई और संक्रमण से बचाव के इंतजाम हर जगह पर्याप्त नहीं थे। गंदे हाथों और ठीक से साफ न किए गए उपकरणों के बीच एक के बाद एक पुरुषों पर ऑपरेशंस किए जा रहे थे। नतीजा ये हुआ कि कुछ जगहों पर ऑपरेशन के बाद गंभीर संक्रमण फैलने लगे। कुछ मामलों में टिटनेस ने जान तक ले ली। जहां संक्रमण बेहद गंभीर हुआ, वहां शरीर के ऊतक सड़ने लगे। कुछ मरीजों में संक्रमण इतना बढ़ गया कि गैंग्रीन जैसी भयावह स्थिति पैदा हो गई। जिस प्रक्रिया को सरकार तेज, आसान और सुरक्षित बताती थी, वही लापरवाही और जल्दबाजी के कारण कुछ लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। नसबंदी कैंपों में भ्रष्टाचार की एक और भयावह तस्वीर सामने आई। घाव पर लगाने वाले मेडिकल टेप और पट्टियों तक की गुणवत्ता पर सवाल उठे। कहीं नकली सामान इस्तेमाल होने की शिकायतें थीं, तो कहीं पुराने या एक्सपायर्ड सामान के इस्तेमाल की बात सामने आई। और फिर सामने आया इस पूरे अभियान का सबसे भयावह आंकड़ा। सिर्फ एक साल 1976 में करीब 62 लाख पुरुषों की नसबंदी कर दी गई। ये संख्या इतनी बड़ी थी कि नाजी जर्मनी के पूरे कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम में स्टेरिलाइज किए गए लोगों की संख्या से भी कई गुना ज्यादा थी। लेकिन इस संख्या के पीछे सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं थे, इंसान थे। कई ऑपरेशन खराब तरीके से किए गए और उपलब्ध ऐतिहासिक अनुमानों के मुताबिक करीब 2000 लोगों की जान चली गई। मार्च 1977 जनता का फैसला आया। बैलेट बॉक्स खुले और इमरजेंसी के दौरान जमा हुआ गुस्सा वोटों में दिखाई दिया। रायबरेली में इंदिरा गांधी अपनी सीट हार गईं और अमेठी में संजय गांधी भी चुनाव हार गए। जिस सत्ता को कुछ ही समय पहले अजेय समझा जाता था, वह देखते ही देखते चुनावी नतीजों में ढह गई। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी थी और इमरजेंसी का दौर अपने अंत तक पहुंच चुका था। क्या मिल गया सरकार इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के हमारी बंसी बजा के। अभी जो गाना आपने सुना, ये उसी दौर की एक दिलचस्प तस्वीर थी। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी,
लेकिन नसबंदी अभियान की यादें लोगों के जहन से इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थीं। 1978 तक आते आते वही नसबंदी जो कुछ समय पहले सरकारी लक्ष्य और प्रशासनिक दबाव का हिस्सा थी, अब फिल्मों और व्यंग का विषय बन चुकी थी। IS जौहर की फिल्म नसबंदी ने इसी कड़वे अनुभव को हंसी और व्यंग के पर्दे पर उतारा। फिल्म ने उन लोगों का मजाक उड़ाया जो इमरजेंसी के दौरान सत्ता और उसके अभियानों के साथ खड़े दिखाई दिए थे। और शायद इस व्यंग का सबसे तीखा निशाना था उस दौर का सबसे बड़ा फिल्मी चेहरा अमिताभ बच्चन। जहां एक तरफ किशोर कुमार जैसे दिग्गज सरकार के नसबंदी प्रोपेगेंडा के खिलाफ खड़े थे, वहीं अमिताभ बच्चन को सत्ता के बेहद करीब माना जाता था। IS जौहर ने अपनी फिल्म नसबंदी में उनके हमशक्ल को अमिताभ बच्चन नाम दिया। इस किरदार को फिल्म में एक ऐसे शातिर दलाल के रूप में दिखाया गया था जो अपनी जेबें भरने और अधिकारियों को खुश करने के लिए गरीब मजदूरों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कैंपों में बेचता था। यह अमिताभ बच्चन के उस दौर के एंग्री यंग मैन वाले रसूख पर सबसे बड़ा और तीखा व्यंग था। उस फिल्म में अन्य किरदार भी थे, कन्नौज कुमार, शाही कपूर, राकेश खन्ना, सेव आनंद और शत्रुघ्न सिन्हा। किशोर कुमार ने इस फिल्म में एक बेहद दर्दनाक और तीखा गाना गाया था। एक भारत में बन गए जलियांवाला बाग हजार, गांधी तेरे देश में ये कैसा अत्याचार। यानी जिस मुद्दे पर इमरजेंसी के दौरान खुलकर बोलना आसान नहीं था, इमरजेंसी के बाद वही मुद्दा सिनेमा के पर्दे पर खुलकर दिखाई देने लगा। लेकिन आगे चलकर इस फिल्म पर फिर से बैन लगा दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इमरजेंसी के दौरान जो कुछ हुआ था उसका असर भारतीय राजनीति और समाज पर आने वाले कई सालों तक दिखाई देने वाला था। हाल ही में मई 2024 में अदिति सिंह और सेरा विंसेंट ने इस मुद्दे पर एक नई रिसर्च स्टडी जारी की। इस स्टडी का नाम था मेल स्टरलाइजेशन एंड परसिस्टेंस ऑफ वायलेंस, एविडेंस फ्रॉम इमरजेंसी इन इंडिया। इस रिसर्च में उन्होंने 1976-77 के जबरन नसबंदी अभियान और उसके लंबे समय तक रहने वाले सामाजिक असर को समझने की कोशिश की। शोधकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में नसबंदी अभियान के दौरान हुए सरकारी दबाव की तीव्रता की तुलना बाद के वर्षों के क्राइम डेटा से की, और नतीजा चौंकाने वाला था। जिन जिलों में नसबंदी का दबाव ज्यादा था, वहां बाद के वर्षों में वायलेंट क्राइम औसतन करीब 7% ज्यादा पाया गया। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में भी बढ़ोतरी दिखाई दी और रेप के मामलों में औसतन करीब 22% की वृद्धि मिली। शोधकर्ताओं ने इसके पीछे संभावित कारणों में उस जबरदस्ती से पैदा हुआ ट्रॉमा और मर्दानगी को लेकर बदली हुई धारणाओं को रखा। हालांकि यह बात भी महत्वपूर्ण है कि यह एक वर्किंग पेपर है और ट्रॉमा को इन घटनाओं का सीधा और अकेला कारण साबित नहीं किया गया है। बांगड़ू, अब तो पान खिला दे, अब सामान गायब नहीं होगा। क्या मिल गया सरकार, इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के, सबकी बंशी बजा के। इतिहास की सबसे बड़ी सीख यही है कि सत्ता चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, इंसान की आजादी, उसके शरीर और उसकी गरिमा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। वक्त बदलता है, सरकारें बदलती हैं, लेकिन इतिहास अपने सवाल पीछे छोड़ जाता है। अगर हमारी ये मेहनत और ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली डॉक्यूमेंट्री में हम इतिहास के एक और ऐसे अध्याय में जाएंगे जिसकी कहानी शायद आपने कभी इस तरह से नहीं सुनी होगी। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ बीता हुआ वक्त नहीं है, वो हमें यह भी सिखाता है कि आने वाले वक्त में हमें क्या नहीं दोहराना चाहिए। इमरजेंसी लगा के नसबंदी करा के, हमारी बंसी बजा के, हमारी बंसी बजा के।